So students, now we will going to discuss refraction through a rectangular glass slab. In this topic, we will going to discuss about how refraction takes place when light travels from rectangular glass slab. तो बच्चों, हमें रिफ्रैक्शन के बारे में तो अच्छे से इंफॉर्मेशन है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, लेकिन बच्चों ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होता है वो हमने अभी तक कभी भी डिस्कस नहीं किया है। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो बच्चों रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होता है बच्चों? इट इज अ पीस ऑफ ग्लास हैविंग 6 फेसेस एंड ईच फेस इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। क्या होता है बच्चों रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बच्चों एक ग्लास का पीस होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं और हर फेस का जो शेप होता है वो कैसा होता है बच्चों? रेक्टेंगुलर शेप होता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आ रही है बात समझ में? इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में बच्चों आपको जो कि डायग्राम बना हुआ है ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का, इसमें आपको 4 एजेस दिख रहे होंगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के। फर्स्ट एज इज एक्स, सेकंड एज इज वाई, थर्ड एज इज एक्स डैश एंड फोर्थ एज इज वाई डैश। आ रही है बात समझ में? जब बच्चों लाइट पास करेगी इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से तो बच्चों लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। पहला रिफ्रैक्शन होगा बच्चों एक्स वाई सरफेस से जब लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है, और सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन कब होगा बच्चों? एक्स डैश वाई डैश सरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब लाइट ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही है। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान देना बच्चों, जब भी लाइट रे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास करती है तो लाइट का कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है? 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान देना बच्चों, ये जो एक्स वाई सरफेस है इससे लाइट का क्या हो रहा है बच्चों? फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो बच्चों ये जो लाइट रे है ये इंसिडेंट हो रही है एक्स वाई सरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो बच्चों जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होती है उस पॉइंट ओ को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वो हमने क्या माना है बच्चों? पॉइंट ओ। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट ओ से हमने एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन बच्चों ड्रॉ करी है एन एन डैश, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? नॉर्मल। और ये जो एन एन डैश नॉर्मल है या एन एन डैश लाइन है ये किसके परपेंडिकुलर है बच्चों? एक्स वाई सरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर है। तो ध्यान देना बच्चों, एन एन डैश इज अ नॉर्मल ऑन एक्स वाई सरफेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब ध्यान देना बच्चों, जो ये ए ओ रे है ये इंसिडेंट रे है, एन एन डैश नॉर्मल ऑन एक्स वाई सरफेस है, तो जो एंगल एन एन डैश और इंसिडेंट रे बनाएगा वो क्या होगा बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एट पॉइंट ओ ऑन एक्स वाई सरफेस रिफ्रैक्शन होगा फर्स्ट टाइम। तो क्या होगा बच्चों? लाइट जो है वो एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है, मतलब रेयर अर्थ से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो बच्चों लाइट जो होगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? यस, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगी? लाइट शिफ्ट होगी, मतलब लाइट की बेंडिंग कहां होगी बच्चों? टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगी। आ रही है बात समझ में? तो जब फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट एयर से ग्लास में क्या करेगी? ट्रैवल करेगी, और लाइट क्या होगी बच्चों? बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। आ रही है बात समझ में? लाइट को जाना था ऐसे, अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट सीधी की सीधी ऐसे स्ट्रेट लाइन में चली जाती, लेकिन क्योंकि ग्लास स्लैब प्रेजेंट है तो बच्चों फर्स्ट टाइम जब रिफ्रैक्शन होगा, जब लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल करेगी तो लाइट जो है वो बच्चों बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और नॉर्मल एन एन डैश और दिस रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसको हम क्या मानेंगे बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो एंगल आ रही है क्या बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आ रही है बात समझ में? और ये जो बच्चों रिफ्रैक्टेड रे ये वापस बच्चों किसके ऊपर फॉल करेगी बच्चों? एक्स डैश वाई डैश सरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे फॉल करेगी। जिस पॉइंट पे बच्चों फॉल करेगी उस पॉइंट को हमने क्या माना है? क्यू। तो क्यू इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे ओ क्यू। तो जो ये रिफ्रैक्टेड रे ओ क्यू है उसके लिए बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया बच्चों? पॉइंट क्यू ऑन एक्स डैश वाई डैश सरफेस। मतलब बच्चों एक्स डैश वाई डैश सरफेस के लिए ये जो रे है वो अब इंसिडेंट रे हो जाएगी। फिर वापस क्या होगा बच्चों? लाइट जो है वो ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो लाइट क्या होगी? वापस बेंड होगी, लेकिन अब क्या होगी बच्चों? अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो एट पॉइंट क्यू रिफ्रैक्शन सेकंड टाइम होगा और लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, और इस रे को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इमर्जेंट रे। तो जब सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन होता है तो सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन के बाद जो हमें रे मिलती है वो कौन सी रे होती है बच्चों? इमर्जेंट रे। जो रे बच्चों इनकमिंग है टुवर्ड्स दी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वो क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे। जो रे बच्चों रिफ्रैक्शन सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन के बाद रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे क्यू बी, और ये जो नॉर्मल है जो कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्यू ऑन दिस सरफेस एक्स डैश वाई डैश के एक परपेंडिकुलर है एम एम डैश, उससे बच्चों जो इमर्जेंट रे जो एंगल बना रहा है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। आ रही है बात समझ में? अब ध्यान देना, ये जो नॉर्मल है एम एम डैश जो कि नॉर्मल किसके ऊपर है बच्चों? एक्स डैश वाई डैश सरफेस के ऊपर, और कहां से पास कर रहा है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्यू से। तो बच्चों ये जो रे है ओ क्यू
और ये जो नॉर्मल है वो भी तो बच्चों कुछ एंगल बना रहा होगा, वो ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा किसके लिए, एक्स डैश वाई डैश सरफेस के लिए। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। क्यों, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये भी अगर एंगल आ रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल आर। मतलब एक्स डैश वाई डैश सरफेस से जब सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, एंगल आर, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल ई, वेयर एंगल ई इज द एंगल मेड बाय इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल एम एम डैश। आ रही है बात समझ में बच्चों। अब बच्चों बेसिकली क्या होता है, जब भी रिफ्रैक्शन होता है थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो जो इंसिडेंट रे और जो ये इमर्जेंट रे ये क्या होती है बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल होती है बट लेटरली शिफ्टेड होती है। आ रही है बात समझ में, या लेटरली डिस्प्लेस्ड होती है। तो ध्यान से समझना बच्चों, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल तो है लेकिन लेटरली शिफ्टेड है। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो ध्यान से समझना, ये जो सरफेस है एक्स डैश वाई डैश और ये एक्स वाई, ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है, नो डाउट ये एक दूसरे के पैरेलल है। जो ये नॉर्मल एन एन डैश है और नॉर्मल एम एम डैश है, ये भी तो एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि एन एन डैश एक्स वाई के परपेंडिकुलर है और एम एम डैश एक्स डैश वाई डैश के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ये दोनों जो नॉर्मल है ये भी क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो बच्चों जो ये एंगल है, एंगल आई और एंगल ई, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होंगे बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ध्यान देना बच्चों, क्योंकि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जब बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब होता है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस को एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए और वो हम प्रूव करेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, हम कैसे प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ। सबसे पहले बच्चों मैं स्नेल लॉ लगाऊंगा ऑन सरफेस एक्स वाई, फिर मैं बच्चों स्नेल लॉ लगाऊंगा ऑन सरफेस एक्स जेड, जहां से बच्चों सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मैं बात करता हूं बच्चों सबसे पहले एट सरफेस एक्स वाई या एट एक्स वाई सरफेस। तो बच्चों स्नेल लॉ हमें क्या कहता है, स्नेल लॉ हमें ये कहता है n21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो बच्चों एक्स वाई सरफेस में जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो सेकेंड मीडियम ग्लास है और फर्स्ट मीडियम क्या है बच्चों, एयर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों, आर। तो ध्यान देना बच्चों, n21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। जी किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, ग्लास मीडियम को, और ए किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, एयर मीडियम को। तो ध्यान देना बच्चों, n21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर में लिख सकता हूं, वेयर 2 इज ग्लास मीडियम एंड 1 इज एयर मीडियम। तो एन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। इसको मैं क्या ले लूंगा बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ले लूंगा। सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन किससे हो रहा है बच्चों, एक्स डैश वाई डैश सरफेस से। अब बच्चों एक्स डैश वाई डैश सरफेस में जब सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है तो जो सेकंड मीडियम है वो क्या है बच्चों, एयर, और फर्स्ट मीडियम क्या है बच्चों, ग्लास। फर्स्ट मीडियम में जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर स्नेल लॉ, और एंगल सेकंड जो मीडियम होता है वहां पे जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ जो रे बना रहा है एंगल, वो क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ध्यान देना बच्चों, जब हम एक्स डैश वाई डैश में बच्चों स्नेल लॉ लगाएंगे तो एंगल आई तो आर के इक्वल हो जाएगा और एंगल आर एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, और सेकंड मीडियम एयर होगा और फर्स्ट मीडियम क्या होगा बच्चों, ग्लास होगा। तो ध्यान देना बच्चों, एट एक्स डैश वाई डैश सरफेस एन ए जी मतलब n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। मैंने आपको बताया था सेकेंड रिफ्रैक्शन जब होगा एक्स डैश वाई डैश सरफेस से तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, आर के, और आर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एंगल ई के। तो साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए जी विच इज इक्वल टू 2 विच वी कंसिडर है सेकेंड इक्वेशन। आ रही है बात समझ में। तो ध्यान देना बच्चों, मुझे एन जी ए मिल गया साइन आई अपॉन साइन आर और एन ए जी मिल गया बच्चों साइन आर अपॉन साइन ई। आ रही है बात समझ में, मैंने स्नेल लॉ लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों हमने अभी जस्ट एक फैक्ट पढ़ा था कि n21 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन n12, और अगर मैं सेकंड मीडियम को ग्लास ले लूं और फर्स्ट मीडियम को एयर ले लूं तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं ना बच्चों की एन जी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ए जी। आ रही है बात समझ में बच्चों, मतलब मुझे एन जी ए भी पता है, एन ए जी भी पता है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों किसके इक्वल आएंगे बच्चों, 1 के इक्वल आएंगे। तो ध्यान देना बच्चों, एन जी ए मैंने क्या निकाला था, साइन आई अपॉन साइन आर, एन ए जी क्या निकाला था बच्चों, साइन आर अपॉन साइन ई, और ये दोनों किसके इक्वल है बच्चों, 1 के इक्वल है। साइन आर से साइन आर कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, साइन आई अपॉन साइन ई। तो साइन आई अपॉन साइन ई किसके इक्वल हो गया बच्चों, 1 के। साइन ई 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन आई किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ई के। तो ध्यान देना बच्चों, अगर साइन आई साइन ई के इक्वल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। मतलब ये वाला जो एंगल है ये भी किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। तो ध्यान देना बच्चों, ये एंगल और ये एंगल क्या है बच्चों, एक दूसरे के इक्वल है। तो जो इमर्जेंट रे हैं वो और इंसिडेंट रे ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान देना बच्चों, जब भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बट लेटरली शिफ्टेड या लेटरली डिस्प्लेस्ड होते हैं। आ रही है बात समझ में बच्चों सबको? So students, now it's time for homework of this lecture. So question number 1 is, light travels with a speed of 2 multiply 10 to the power 8 meter per second in crown glass of refractive index of glass is 1.5. The speed of light in dense flint glass having a refractive index 1.8 is A option 1.33 multiply 10 to the power 8 meter per second. B option is 1.67 multiply 10 to the power 8 meter per second. C option is 2 multiply 10 to the power 8 meter per second. And D option is 3 multiply 10 to the power 8 meter per second. Then question number 2 is, speed of light in vacuum is 3 multiply 10 to the power 8 meter per second and the refractive index of glass is 1.5. The time taken by light in traveling 3 kilometer in glass will be A option 1.5 multiply 10 to the power minus 5 second, B option 1.5 multiply 10 to the power minus 6 second, C option 1.5 multiply 10 to the power minus 7 second, and D option is 1.5 multiply 10 to the power minus 4 second. Then third question is, a piece of glass when immersed in a transparent solution of refractive index 1.55 becomes almost invisible. The refractive index of glass used is A option 0, B option 1.55, C option 1.48, and D option is infinite. So student, note down these questions, and these questions we will going to discuss in next lecture.